अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नया अपने एपिसोड लेके आ रहे हैं अपने प्रोग्राम्स का। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी ईद गुजरी। ईद के से पहले हमने अपने प्रोग्राम ईद की छुट्टियों के लिए तकरीबन 7 से 8 दिन बंद किए रहे हैं। तो सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। और उसके बाद हम हमारे इसी ड्यूरेशन के अंदर ईद से 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया था, जिसकी वजह से हमें अपने प्रोग्राम डिस्कनेक्ट करने पड़ रहे थे। उस हादसे में जितने भी शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह नसीब फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और फिर कोरोना वायरस के की वजह से हमारे पाकिस्तानी कौम में जितने लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इस वक्त तक शहादतें हुई हैं बीमारी से लड़ते लड़ते, सरवाइव नहीं कर सके, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह नसीब फरमाए और उनके अहले खाना और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और बाकी लोग हमारे जो लड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस की बीमारी से, मेरे ख्याल से आज तक 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। उनमें से 17 या 18,000 लोग जो हैं शायद वो इस जंग से जीत भी गए हैं। तो उनको अल्लाह से कामला अता फरमाए और अल्लाह उनकी मदद करे कि इस बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाएं। और अब मैं सबसे पहले तो आपने आज की गेस्ट स्पीकर की तरफ जाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आपको ईद की मुबारकबाद। तो हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा आपको सा भी। इंट्रो करना चाहेंगे कि हमारे डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं 360 डिजिटलाइज के प्लेटफॉर्म से, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से और 360 सोशलाइज के प्लेटफॉर्म से। बेसिकली 360 डिजिटलाइज एक आईटी कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को प्रमोट करती है यूथ को, और जॉब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को, कैपेसिटी बिल्डिंग को थ्रू द ट्रेनिंग स्किल्स के मेंटोरिंग के साथ डेवलप कर रही होती है। और 360 सोशलाइज इसी की का ही विंग है, सिस्टर कंपनी है जो सोशल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तकरीबन हमारे 17 SDGs में से 9 SDGs में काम कर रही है। स्पेशल इस वक्त मैं जिक्र करूंगा अपने सेशन के हवाले से कि 4 नंबर हमारा SDG है जो एजुकेशन के हवाले से है। 5 नंबर है जो जेंडर इनइक्वलिटी के हवाले से है। और हमारा जो एक 16 नंबर SDG है जो पीस जस्टिस के हवाले से, और पार्टनरशिप 17 नंबर पार्टनरशिप थ्रू अदर गोल्स। तो इन पे हम आज बात भी करेंगे डिटेल के साथ किन्जा के साथ। किन्जा हमारी इंटर्न्स थी, तो इन्होंने 8 हफ्ते तकरीबन 360 डिजिटलाइज और सोशलाइज के अंदर काम किया है, सर्व किया है। और आज वो बताएंगी उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या क्या सीखा है, क्या क्या सिखाया है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखी हैं, सब कुछ हमें डिटेल के साथ बताएंगी। तो उसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने टाइम में देंगे कोरोना वायरस के इफेक्ट के हवाले से, क्योंकि हमने इस चीज़ को जो है हमने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया, और इसका विक्टिम भी हम सबसे ज़्यादा यूथ, बीइंग अ स्टूडेंट। किन्जा एक स्टूडेंट है मास्टर की, तो वो इसका बहुत ज़्यादा विक्टिम हुई है, उसकी एजुकेशन मुतासर हुई है। और इसी तरह से हम एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ रिप्रेजेंटर, जो हमारे काम पे इम्पेक्ट पड़ा है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो उस पे भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। जी किन्जा, आप अपना इंट्रो करवाएंगी थोड़ा सा। हम तो आपको जानते हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए जो फेसबुक पे अभी ज्वाइन आपको कर रहे हैं साथ साथ, और जो बाद में देखेंगे आपको कल परसों या बाद में किसी भी वक्त, तो उन सबको। Okay, I'll start my
introduction. Assalamu alaikum to everyone. Um, I'll start with my basic intro जो usually सबका ही होता है. First I'll start कि मैंने अभी first of all मैं पाकिस्तान में 3 साल पहले आई. मैं यहाँ पे नहीं थी. I used to live overseas. मैं सऊदी अरेबिया में रहती थी और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन अर्ली एजुकेशन सब उधर ही किया है. मैंने अपना मैट्रिक जो है वो फेडरल बोर्ड से किया है विच इज़ इन कंप्यूटर साइंस और फिर मैंने अपना इंटर जो किया था कंप्यूटर साइंस ही किया था क्योंकि मुझे आगे इसी फील्ड में जाना था. When I finished my intermediate, I was applying to universities and everything in Pakistan because at that time in Saudi Arabia, the universities there were really expensive and they उनके इतना नाम भी नहीं था. So I couldn't really afford those universities. So मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में apply कर रही थी. But then uh, suddenly it was something I don't know. I would say because of my family influence, my father basically he told me that I cannot go to university. Not that he didn't say that I cannot go, but he was more on the side of के मैं private bachelor's or private or online university में. So I didn't fight with him with that on that, but I just I did what he asked me to do. So I took admission in bachelor's to an overseas candidate. Karachi University से private होता है bachelor's in art. So I took that. लोग मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप बीकॉम कर लो better than that. But commerce never my field. I never really liked it. ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इंटरेस्ट में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं था कॉमर्स में. So I decided to bachelor's and chose the subject that I actually would be interested to study. So मेरी बैचलर्स की डिग्री में काफ़ी हिंड्रेंस आई नॉट बिकॉज ऑफ स्टडिंग का मुझे कभी कोई इशू नहीं रहा. आई हैड गुड ग्रेड्स. मेरे गुड ग्रेड्स भी आते थे. ऐसा नहीं था कि पढ़ा नहीं जाता था मुझसे. स्टडिंग की वजह से कभी भी नहीं हुआ. लेकिन बैचलर्स में जो मेरी जो आई वाज इन सऊदी अरेबिया एंड दिस टाइम एनुअल एग्जाम्स होते थे बैचलर्स की कराची यूनिवर्सिटी में. उसी मेरा जो रेजिडेंट होता था वो रिन्यू होने था. So you cannot fly overseas without that card. So I could not give exams for bachelor's for 2 years. So I completely sat at home for those 2 years. Didn't sit at home, but I mean studying के बाद I didn't went to university. I did a job there as well in teaching for 6 months to 7 months in a school there. It was a Cambridge school during that time. वो bachelor's का जो period था मैंने उसको ऐसे अपना फायदे में लेकर आई अपने लिए. तो फिर मैंने वहाँ पे टीचिंग की और फिर उसके 2 years मेरे साथ सेम सीन हुआ सेकेंड ईयर कि आई कुड नॉट कम हियर फॉर गिवन एग्जाम्स बिकॉज ऑफ द सेम टाइम कि उस टाइम पे ही रिन्यूअल कार्ड आता था हमारा रिन्यू होने. सो 2 साल मेरे साथ ये हुआ कि मैं एग्जाम नहीं दे पाई. बाय दैट टाइम आई वाज टोटली डन कि मैं क्या होता नहीं क्या हो गया मेरे बैचलर्स में. आई डोंट नो इट्स नॉट हैपनिंग. सो फिर decided we did. It was a real huge shift for me because मैं पूरी जिंदगी अपनी बाहर रही थी और यहाँ आकर एडजस्ट करना it was really hard for me. मुझसे mentally spiritually मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था. तो it took me quite of time. मतलब मुझे अच्छे सही months लगे थे to really just accept the fact that I've shifted here. During that time I will say I was quite sad. Not gonna say I was completely happy about being here. So after 6 to 8 months, and the exams came again. So it was the third try, and I gave exams. क्योंकि पढ़ने का इशू नहीं था. पढ़ना तो I was good at it. So मैंने exams दिए उस साल. And then since I was doing private, I didn't have to go to university. So I started teaching again here in Pakistan. I decided to help myself to go out and have a routine where I can actually excel and earn something out of it rather than wasting time at home. So I decided to do teaching again, and I joined this school. It was Al Badr school. It was, I think, it's a really good school. People don't know much about it, but it has like 22 branches in all over the Pakistan. It's a really big school, and I did my teaching there for a year and a half. मतलब पूरा 1 साल और year and a half मैंने अपनी टीचिंग की उधर. और मेरे लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव थी वो in terms of a teacher.
Even though मैं वहाँ पे newly hired हुई थी, they were considering me inexperienced because मुझे पाकिस्तान के schools का experience नहीं था. So, and I was also an undergraduate. So they were really dealing me as someone who's learning and learning period. I'm not a qualified teacher for that yet. So, but again, I proved them wrong. I got so many promotions there in just within 6 months. I mean, as a trainee, they put me in charge of so many things. But one thing that really motivated me towards doing masters was that I was hired on a position in that school where they were hiring teachers who had masters, right? I mean, वो teachers जिन्होंने masters किया हुआ था, they were getting more paid just because they were having they were having another degree, right? And I was getting less paid even though I was the one doing the more work. So that really motivated me with the fact that I should do masters. I completed my bachelor's while doing the job, and then I took admission in masters. My only idea was that I want to have an university experience, and so that's why I took admission in masters. And now I don't know I don't know what's the will of the nature, and now it's coronavirus and it's lockdown and everything is closed. But I'm glad I took admission. I left my job for that, and I'm totally focusing on studying at home now because since exams होंगे सबके हो रहे हैं semester wise university में. So that's my little journey towards my education and everything. So and now next I would like to talk about that confidence building. This one thing I really want to talk about. When I was doing the job here in school, be there for you. When I was doing, with the help of teaching, I mean, if you don't have, I would suggest people, अगर you don't have confidence, and if you lack confidence, I'm not saying you don't have it. Everybody have it, but जी just lack मिस it. किंजर, थोड़ा सा So अगर if आप you लाउडली lack in बोलें confidence, I really पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, suggest you to do teaching. थोड़ा सा लाउडली आप बोलेंगी पार्टिसिपेंट्स की तरफ अब से रिक्वेस्ट। आवाज सही आ रही है? जी जी सही आ रही है। ओके। ओह ओके सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक अगर आपको if you really want to build your confidence, I think teaching is something you should give it a try. It really takes out all the shyness from you. You really build the confidence. It's really great for you. That was my experience with all the experience I had job wise. And then coming to this internship, I got to know about this internship through I didn't get to know. Actually, I won in a competition, so I got an internship from that. I participated in that IBA HR Insight 4.0, which was conducted in February, I guess, in the first week or the second week. It was a 3-day program. उन्होंने काफी सारे tasks किए and everything, और it was a lot fun. More than it was a lot learning, but थोड़ा learning भी था उसमें, ऐसा नहीं है. My whole objective was to get an internship from it because that was the whole objective. उन्होंने सिर्फ इसी बात पे insight रखा था that if you win a position you get an internship. So we decided to participate. I only decided to participate because I wanted to have fun with my friends and maybe get an internship out of it. So so I think we got lucky and we performed really well, and we got a 6th position in out of 58 teams. So I thought it was really cool. So that's how the winner when the winner were being announced. So the host told us that we earned an internship from a company called 360 Digital Eyes, and that's when not gonna lie about it. That was the first time I heard about Digital Eyes, 360 Digital Eyes. I haven't heard about it since. मुझे तो honestly इस company का ज़्यादा पता भी नहीं है क्योंकि मुझे पाकिस्तान में आए हुए अभी इतना time नहीं हुआ है. So it was my first time hearing about the company. I was excited because at that time there was no lockdown. I was excited to go to the company and work there as an intern. I was excited for all that experience, but then again, nature decided for me to stay at home and learn from home. Anyways, so the lockdown happened, and then around in March we got a call from Mr. Babar Hussain.
he interviewed us on phone, obviously, because there was lockdown, and he got to know all of our team and everything. And then on 26th March, the internship officially started, where he basically told us about his company a lot, that how many portions does it have, and how many parts does it have, or we can, have training in it. So he suggested that we should do content writing, because since we were from public administration, doing masters in public administration, so it was best suited for us, I guess. So he decided to, he didn't decide it, but he actually suggested, and then we decided to just went with it, because it was already I was already feeling at home and also get an internship. So so we decided, so I decided, basically I decided to continue my internship with the company. And it was, I think, a 6 to 7 week progress program internship program, where he gave us many tasks, many topics and everything, including the United Nations goals, sustainable development goals. We separately write about them, and each of the goals, especially the goals that company follows. So we write content on them. I did, actually. I did a content on company profile. I designed a company profile for the, basically these were our tasks to train into as a content writer. With a long process of 7 weeks, I think I can say I'm a content writer. Not that I was really interested in content writing before I heard about it, but my whole idea of job is that you should go out and do something. मुझे एक जॉब की ये चीज़ ऐसी लगती है, मुझे मेरा जो प्रेफरेंस है वो यही है कि मैं बाहर जाऊँ, and like I have this routine life ना, where I can go, like, oh, I'm going to office and then coming back. I like that type of style. But since the world is changing, now that we have to adjust to what this coronavirus has put us into, the world will have to exist with it. So I have to make peace with it, I guess. Um, yeah, so that's all I have to say so far. I think the company did a really good job uh, with providing internships to students when downsizing was at its peak. I mean, honestly, I salute the company. I think the took a major step company took a major step in bringing all so many interns at the time where people were losing their jobs. So really thumbs up for that. I really appreciate the company for this. And not only that, they managed the internship really well. All the Zoom meetings and all the tasks that were given, they were uh, what can I say? They were well developed, well thought. And so my whole experience with 360 digitalize and socialize was, if I have to rate my whole experience, I would say 9 out of 10. And if anybody who wants to join their internship program, they can do it through the link that's under the post of the Facebook. You can apply for the internship from that link. Hello, sir? Sir, I'm finished. जी, जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में से अगर जी कोई सर, आपकी क्वेश्चन आवाज आ लेना रही है। चाहे तो पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएँगे। अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई क्वेश्चन लेना चाहे तो वो ज़रूर ले सकता है। अनम्यूट आप अपने आप को कर लें या हैंड रेज़ कर लें। अच्छा, तो किन्जा आपने काफ़ी डिटेल के साथ बात की, स्पेशली आपका जो फ्रेश एजुकेशन सेक्टर के हवाले से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, कि आपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम किया है। तो हमें बेसिकली हम जिस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जी बेसिकली है ही एजुकेशन सेक्टर है। तो स्पेशली वीक पॉइंट हमारे यहाँ जी कुछ हैं कि हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़्यादातर ऐसा है मेजॉरिटी के
टीचर्स नॉन क्वालिफाइड होते हैं, मैट्रिक इंटर लेवल के होते हैं, वो नॉन ट्रेंड होते हैं। फिर हमारे यहाँ ये होता है कि उनको खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो बच्चों को कैसे ट्रेन और मेंटोर कर सकें। और फिर हमारे यहाँ जो उनकी जो फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी है, करेक्ट। एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है इनोवेशन की ज़रूरत होती है, या चीज़ें वो बॉस इज ऑलवेज राइट के कंसेप्ट के थ्रू चल रहे होते हैं, वो यस। अप्रोच नहीं मान रहे होते। अगर आप नई चीज़ इनोवेशन लेके आते हैं तो वो कहते हैं हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, आप अभी 2 साल हुए हैं, या डिग्री अभी ले रही है वो भी कंटिन्यू। तो इस जी। तरह की सिचुएशंस का थोड़ा सा हम आपसे सुनना भी चाहेंगे ज़रूर, और आपका कोई एक्सपीरियंस भी है शेयर करना चाहेंगे। और फिर आपने अगर कोई फेलियर्स देखे हैं, या कोई इनोवेशन, या कोई चेंजिंग्स की ज़रूरत है, इस पे थोड़ी अगर डिटेल के साथ आप बात करें, क्योंकि ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो आप जो इश्यूज चैलेंज देख रही हैं, तो वो चैलेंज सॉल्व भी होने चाहिए, सॉर्ट आउट होने चाहिए बेसिकली। तो वो उनकी सजेशन भी आप दे सकती हैं कि किस जी। तरह से हम कर सकते हैं कि हमें कोई आला हकाम का, या पॉलिसी मेकर्स अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या बाद में उन तक मैसेज कन्वे कर सकें, तो वो बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए। जहाँ तक मैं टीचिंग की बात करूँ तो मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि आप अगर कोई भी जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो व्हेन यू आर गोइंग टू दैट जॉब, जस्ट कीप इन माइंड दैट यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो यू हैव टू मेक इट हलाल, सो यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी, मैंने टीचिंग इसलिए स्टार्ट किया था, इस माइंडसेट से नहीं गई थी कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं और ज़्यादा। मैं अपना पूरा एक ओपन माइंड लेकर गई थी कि ओके, आई एम गोइंग टू लर्न how to be a teacher and I am going to learn from the teachers that are being there. So ये एक mindset होना चाहिए लोगों का, जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टीचिंग के हिसाब से जो लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों में नहीं होता। वो इसको एज अ सेकेंड सेकेंड आइडिया होता है उनका कि चलो मुझे कुछ और करने को नहीं मिल रहा, आई डू टीचिंग। मैं इस माइंड के साथ गई नहीं थी। ये माइंडसेट हमारी टीचर्स को चेंज करना होगा कि ओ आई एम जस्ट डूइंग टीचिंग, एबीसीडी नहीं होती टीचिंग, इट्स समथिंग मोर। You have to take whatever you're choosing, any profession, you have to do justice with it. You cannot just go and just sit there and do nothing about it. You have to make justice with your career, whatever you're doing. If you're on a CEO post, you have to make justice with it. You cannot just go and be rude to anyone and just do whatever you want just because you're a CEO. You have to make justice with your profession, whatever it is. Also, I would like to say that हमारा जो टीचिंग टीचर्स का जो बिहेवियर है, वो आई वुड से कि उनका खुद भी गलत है 50%, लेकिन 50% ये भी है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज, उनको वो चीज़ दी नहीं जाती जो पूरी दुनिया में टीचर्स को दी जाती है। बेसिकली अगर मैं टीचर्स के बेनिफिट्स को देखूँ तो यहाँ पे टीचर्स को बेनिफिट्स बहुत कम दिए जाते हैं, और पूरी दुनिया में टीचर की बहुत रिस्पेक्ट होती है जो कि यहाँ पे नहीं की जाती। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वाई टीचर्स आर लाइक दैट हियर। एंड ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो बहुत कम है। नो मैटर आपका प्रोफेशन क्या है, नो मैटर आपकी पोस्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी अगर परफेक्ट होगी, अनबायस्ड होगी, तो एवरीवन विल डू देयर वर्क करेक्टली। सब अपनी जॉब के साथ सब अपनी जॉब के साथ जस्टिस करेंगे, सब अपनी जॉब को सीरियसली लेंगे, जब तक उनको अकाउंट किया जाएगा। जब तक उनको पूछने वाला नहीं होगा तो उनको क्या फर्क पड़ता है। तो एक ये चीज़ हमारे सिस्टम में बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात करूँ, नहीं करूँगी क्योंकि आई एम फ्रॉम कच्छ यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट। लेकिन अकाउंटेबल हो तो ही सिस्टम सही होगा, वरना हर एक नॉर्मली ये लेवल पे बगैर आप कर कॉम्पिटिशन, सकती हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। जी। किसी यूनिवर्सिटी या टीचर को मेंशन किए बगैर आप कर सकती हैं जरूर। मैं यही कहूँगी कि टीचर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैं टीचर्स आर देयर टू जस्ट टीचर,
मैट्रिक के टीचर्स होते हैं वो करते हैं ऑनेस्टली। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। और तो लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी लोग अपना काम ठीक से करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये बात मानती हूँ। और आपका जो तीसरा सवाल था कि मेरा कोई फेलियर है, फेलियर नहीं है, बट लेकिन मुझे 2 साल वेट करना पड़ा था एग्ज़ाम देने के लिए, व्हिच वाज़ रियली रियली अनमोटिवेटिंग। ओके, इट डिड नॉट मोटिवेट मी एट ऑल। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं छोड़ दूँ, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, कि मैं समझती थी कि मेरे नसीब में ही नहीं है। ठीक है, तो फेलियर नहीं है, बट लेकिन 2 साल वेट करना भी आसान काम नहीं था। और हर साल मैं तैयारी करती थी और फिर मेरे साथ ये होता था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही। सो इट वाज़ रियली रियली डिसहार्डनिंग, लेकिन आई ओवरकम दैट। आप हर इंसान के अंदर एक ओवरकम करने की पावर होनी चाहिए। अगर वो होगी तो कोई भी टाइम होगा आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। हेलो। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। जिस तरह आपका सऊदी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अगर, तो सऊदी अरब का आपका ज़्यादा जी आ एक्सपीरियंस रही। है, वहाँ से आपने अपना एजुकेशन स्टार्ट की, आपने वहाँ डिफरेंट दारों से आपने पढ़ा। तो बेसिकली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे ज़्यादातर लोग लोग जो हैं, तकरीबन हमारे इलाके की 90% से ज़्यादा लोग इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। तो सर्विस अपनी जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी फैमिलीज भी वहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वहाँ लोग कर रहे हैं। वहाँ लॉज का बहुत बड़ा इश्यूज है कि हम एक इस्लामिक सेकुलर लिबरल किस्म की कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। वहाँ थोड़ा सा पूरा ही इलाका पे बादशाही निज़ाम है। और फिर वहाँ जो है उनकी दुनिया की माशियत में उनका जो है कि टॉप 20 में वो लोग आते हैं। उनका रेवेन्यू मॉडल जो है सारा तेल पे फोकस कर रहा होता है, तो उनके जी पास ये नहीं कि ज़रूरत की हर जिंदगी चीज़ दस्तयाब है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम यकीनन एटमी पावर भी हैं, एक बड़ा मुल्क भी हैं, और जी ये नहीं कि उसके बावजूद हमारे पास जो है मौके कम हैं और वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। तो हमारे लोग, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल जी करूंगा कि हमारे ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं या कम एजुकेटेड लोग हैं, लेबर्स हमारी ज़्यादातर वहाँ सेटल है। तो वो लोग जब वहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हैं, यहाँ कहते हैं नहीं पाकिस्तान तो बिल्कुल ही गलत है, या इस तरह के इश्यूज हैं, हमारी गवर्नमेंट सर्व नहीं कर रही, हम दारों पे तनकीद करते हैं वहाँ से आने के बाद। बेसिकली ये होता है उनका कंसेप्ट बनता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता जी कि हमारे कंट्री के इश्यूज क्या हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहां मुझे और आपको लाइव आके बात करने की, हर तरह की गवर्नमेंट पे तनकीद करने की का राइट है पूरा। हम पूरे सिस्टम को ऐसी की तैसी जी करने में, और आप मुझे यहाँ कोई मुझे पूछेगा ना आपको पूछेगा, बल्कि सारे लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा वहां नहीं है, आप दायरे सही बात। किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें मजहबी आज़ादी है, हम मजहब को जिस तरह से दिल चाहे पॉजिटिव इस्तेमाल करें या नेगेटिव इस्तेमाल करें। डेमोक्रेटिक हमें आज़ादी है, हम पार्टी बना सकते हैं, हम अपने सियासी एजेंडे बना सकते हैं। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, जहाँ वोट की पावर है। और फिर जो है यकीनन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कोई एक बंदा फैसला नहीं कर सकता है, डिसीजन मेकर नहीं है। और फिर हमारे जो है वसाइल हमारे पास इतने नहीं है कि हम वसाइल से ज़्यादा मसाइल ज़्यादा हैं। और फिर सऊदी अरब की बात करें, अगर अरब कंट्रीज सब की बात करें, तो वहाँ उनकी अपनी आबादी बहुत ही कम है, जबकि उनको बाहर की वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। उनको सीनियर पोजीशन पे आर्मी के लिए, पुलिस के लिए बाहर के लोगों की जरूरत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जरूरत पड़ती है। जबकि पाकिस्तान, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम तो अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देने की पोजीशन में नहीं है। और फिर हम जो है एक बड़े कंपटीशन को भी साथ जो है, हमें पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो साइड्स पाकिस्तान की हैं जो शायद चाइना के अलावा पाकिस्तान के आसपास के सारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान यानी कि चार साइड्स अगर पाकिस्तान की हैं, चार से तीनों साइड्स पे आप जो हैं दुश्मनों को देखते हैं। यानी कि हमें
सिर्फ अपने लोगों को भूख से, रोजगार के इश्यूज को, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करना, बल्कि हमें उनके इश्यूज के साथ साथ अपने दुश्मनों पर भी नजर रखनी है। तो आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकती हैं बीइंग अ स्टूडेंट, और फिर आपने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा है, यहाँ का देखा है, तो उसके बारे जी। में थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। ज़रूर ये इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है कि मैं और आप यहाँ बैठें और तनकीद करें, लेकिन हमारे वसाइल रिसोर्सेज जितने हैं उनमें हम अपने कंट्री के लिए कुछ डिलीवर कर पाए, इम्पैक्टफुल कर पाए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो पर्सपेक्टिव से दूंगी। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर मैं वहाँ पे एक खारजी के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वहाँ पे राइट्स कम मिले थे, मुझे बहुत सी चीज़ों की मुझे बहुत सी चीज़ें करना अलाउ नहीं है जो वहाँ के नेशनल्स को है। मैं एक ये पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये दे सकती हूँ कि एज एन एक्सपर्ट आई डिडंट हैड टू वरी अबाउट बेसिक नेसेसिटीज, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज आर जस्ट सो ईजी, देयर एट योर डोर स्टेप। मतलब उन्होंने इतना आसान की हुई है लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के खाने को, उनके रहने की जगह, उनके ट्रांसपोर्ट को। मतलब इट्स रियली चीप दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। जो लोग वहाँ रहते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं। मैं जब मेरा जो शिफ्ट हुआ था ना, जब मैं यहाँ से यहाँ पे आई थी, आप यकीन करें वहाँ पे मेरे पास कार थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। मैं जब यहाँ पे आई थी आई डिडंट हैड अ कार। तो आप यकीन करें, एक मुझे अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक हेडेक लगता था मुझे पूरा, कि मुझे पहले रिक्शा वाले को रुकना है, फिर रिक्शा वाले से बात करनी है, उससे बार्गेन करनी है, कोई फिक्स रेट्स नहीं है। एक मुझे पूरा एक हेडेक लगता था। ये बेसिक नेसेसिटीज जो है ना वहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है ना, इजीली लोगों के पास मौजूद है, इसलिए वहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे कि वो तनकीद नहीं करता है गवर्नमेंट पे। और जो तनकीद होती है वो पॉलिटिकल इशूज आर ऑन दी अदर साइड। अगर मैं वही चीज अगर यहाँ पे देखूँ ना, तो हर कोई रोटी और मकान के लिए लड़ रहा है। लोग यहाँ पे अभी तक बेसिक नेसेसिटी से उनके पास नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान इस मामले में पीछे है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। मतलब जो बंदा यहाँ पे अकेला जॉब करता है और वो पूरी फैमिली को भी इतनी अच्छी वो नहीं दे पाता, सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन वही बंदा अगर सऊदी अरेबिया जाके कमा रहा है तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पे भी चला सकता है और अपने आप को वहाँ पे भी देख सकता है। तो एक ये जो बेसिक नेसेसिटीज जिसकी अवेलेबिलिटी जो सबके लिए इजी बनाई हुई है उन लोगों ने, और हर चीज़ की क्वालिटी इज ऑन अदर लेवल, ठीक है, आप उसका लेवल यहाँ पे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग की करप्शन, लोगों को अभी तक यही चीज़ें नहीं मिली है, तो हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं क्लासेस की बात नहीं कर रही, मैं तो कहती हूँ जब तक हमारा जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास और जो पॉवर्टी लाइन है, जब तक हम लोग उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हाँ वो डेवलप कंट्री है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम लोग डेवलपिंग में है। जब तक हम लोग ये चीज़ें डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम लोग डेवलप्ड में नहीं आ सकते। तो पहले हम लोग को इन छोटी चीज़ों को, छोटे जो मसले हैं ना हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ के, ट्रांसपोर्टेशन के, इनको ठीक करना होगा। कि अगर मैं जॉब का सोच रही हूँ और अगर जैसे मैं गुलशन में रहती हूँ और जॉब जो है मुझे लांडी में मिल रही, तो मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा ओ मुझे मेरी आधी सैलरी तो मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट में देनी पड़ेगी। अगर ये मसले हमारे खत्म हो जाए ना, तो एवरीबडी विल कम आउट एंड एवरीबडी विल डू समथिंग। इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू एक्चुअली गो आउट एंड टू डू समथिंग टू जी प्रॉस्पर देयर लाइफ। किंसा, मैं एक चीज़ आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि ये ट्रांसपोर्ट की आपने जिस तरह काफ़ी डिटेल में बात की ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, ये तो हमारे स्पेशली कराची में तो सबसे ज़्यादा इश्यूज है, पूरे जी पाकिस्तान में ही, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की साइड जी चले जाएं या लाहौर में चले जाएं, ट्रांसपोर्ट के बहुत बेहतरीन, जी शायद उन कंट्रीज से भी कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, ये नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से कराची पाकिस्तान जी जी का बड़ा शहर है, लेकिन उस तरह से कराची में ये चीज़ें जो हैं नहीं है। बदकिस्मती के साथ कराची के साथ कराची की यहाँ लोकल पॉलिटिकल क़यादत भी सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदार वही होती है कि जिन लोगों ने पीछे 20 साल इंतज़ार किया है। हमारे MNAs MPs, हमारा जो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे जो हम लोगों की जिनको
सर्व कर पाए। तो क्योंकि रियासत जो है हमेशा चलती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर आपके जो हैं एमएनएस एमपीएस या लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। तो बदकिस्मती से कराची और हैदराबाद पाकिस्तान के जहाँ बड़े शहर हैं, लेकिन नज़रअंदाज भी उसी तरह से ज़्यादा किया जाता है। और इस कराची के शहर पे लोड भी बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ न सिर्फ आपने यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट को बल्कि पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ गैर मकामी लोग हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो है बसते हैं। बंगाली हमारे यहाँ बांग्लादेश के लोग जो हैं 3 लाख से ज़्यादा बसते हैं। इसी तरह हम सोमालियन की बात करते हैं, श्रीलंकन की बात करते हैं, या हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें कि उनके लोग भी यहाँ बसते हैं। तो कराची का शहर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है। तो फिर यहाँ इश्यूज की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ अरसे पहले शायद आपने भी जरूर सुना होगा, एयरलिफ्ट ने जब सर्विस शुरू की थी तो एयरलिफ्ट को की सर्विस 3-4 दिन स्टार्ट करने के बाद बैन कर दी गई थी। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी, हमारे पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस को भी, कि एयरलिफ्ट की एक बेहतरीन सर्विस थी, यानी कि जबरदस्त किस्म की सर्विस थी। उनकी सारी बसें, सारी गाड़ियां नई थी, सब चीजें थी। लेकिन वहां सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने जो एतराज लगाया था कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस यानी कि इस चीज का लें कि आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। लेकिन हमारी वो बसें जो पिछले 50 साल से यहाँ चल रही हैं, शायद बहुत सारी पाकिस्तान में से पहले से चल रही हैं, उनके ऊपर जो छतें तक नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, उनको आप जो है वो उनको का लाइसेंस नहीं चेक किया जा रहा, उनके रूल्स नहीं चेक किए जा रहे। लेकिन एक बेहतरीन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको तक किया जा रहा है। लेकिन खैर आवाम के प्रेशर की वजह से वो सेक्रेटरी साहब अफोर्ड नहीं कर पाए, उनको लाइसेंस देना पड़ा। यानी कि हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि हमारा जो पहले से माफिया काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं है कि गवर्नमेंट है, ये रुकावट नहीं है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ट्रांसपोर्टर्स हैं कि कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमारे शहरियों को ये सर्विस मिले, क्योंकि उनकी जो है उनकी एक टूटी फूटी बस पे, एक इन्वेस्टमेंट पे जो है, यानी कि अगर 25 लोगों को बैठाने की सहूलत है तो वो 60 लोगों को बैठा रहे हैं। उनको यानी कि अपने प्रॉफिट से जो है जितना अर्न करना चाहिए उससे 400% ज्यादा जो है कमा रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे? यानी कि बेसिकली यहाँ हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन अदारे हों या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर माफिया बन जाता है, और वो फिर प्रेशर ग्रुप भी होती है, यूनियन होती हैं, और खुद वो ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं कि आप ये नहीं करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी होती जा रही हैं इस तरह, क्योंकि जब एयरलिफ्ट आई उसके बाद और बहुत सारी कंपनीज आई तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा, जो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं तो उसकी पहले तो हम अडॉप्ट भी नहीं कर रहे थे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमें ये चीज़ नहीं किस तरह से यूज़ करनी है। जिस तरह हम एक जूम की अगर एग्जांपल ले लें, जूम पिछले 10 या 12-15 साल से काम कर रही थी सर्विस पूरी दुनिया में, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे और हमें आइडिया नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसको किस तरह से यूज़ करें। और लेकिन आज हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चला यार 6 लाख के जो हम वर्षा सेमिनार करवाते थे 6,000 में भी करवा सकते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जा सकता है। 60 लोगों को अगर हम सर्व करते थे तो यहाँ 6,000 लोगों को भी सर्व किया जा सकता है बहुत मिनिमम कास्ट के अंदर। तो इसके बाद हम जब क्योंकि यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट होगी थी IT सेक्टर के अंदर, वो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर हो गई है। अब हमारी लाइफ के अंदर जहाँ इनोवेशन आएगी, जहाँ हम यूज टू होंगे तो बहुत सारी चेंजिंग्स आई होंगी, और फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के बाद तो एनवायरनमेंट काफी चेंज होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की कहाँ तक जिम्मेदारी है, हमें बीइंग अ यूथ कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिस्टम पे तनकीद करने के बजाय सिस्टम को बेहतर करने में एज ए इंफरादी तौर पे अपना रोल अदा करें, मैं और आप एज ए इंडिविजुअल। तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हैं और हम सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या एज अ स्टूडेंट समझती हैं? फिर आपने सोशल SDGs पे काफ़ी सारा डिटेल में काम किया है, तो आपने उसको बड़ा अच्छा समझा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। वो बेसिकली पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम आज के लिए क्या इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं, और हम जो सर्विस कर रहे हैं उसमें एक पहलू हम निकालें कि जिससे
क्रिएट और सोशल इम्पैक्ट दूसरों की जिंदगियों में बेची जाए, तो इसमें आप स्टूडेंट आप अपनी करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी शायद आपकी तक नहीं पहुंच हेलो मेरी आवाज आ रही है? रही। जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। जी सर हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आपको आपकी आवाज आ रही है, मेरी आपको शायद जी नहीं आ रही। नहीं, एक्चुअली बीच में खड़का बहुत हो रही थी तो मैं वो देखना चाहती थी कहाँ से हो रही है। जी, तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के जो गोल्स हैं वो उनको अचीव करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे देखा जाए तो कोई भी एक इदारा नहीं है जो सही से काम कर रहा है। तो सबसे पहले आई थिंक हम लोग को खुद एक इनिशिएटिव लेना होगा, उसमें ये होगा कि से नो टू करप्शन। अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है कि ये करप्शन की वजह से फैली है और कोई भी माफिया जिसको आप देख रहे हैं कि फैल रहा है, उसको आप मना कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल ही ना करें। आप एक उसको इग्नोर भी तो कर सकते हैं कि उसकी लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में कि हाँ ये चीज जो है ये करप्शन के थ्रू फैल रही है, ये दूसरों को लोग ये माफिया फैला रहे हैं, उस चीज को हम मना कर सकते हैं। लेकिन हम मना नहीं करते क्योंकि हमारी जो जिंदगी है उसका हमें दिन गुजारना होता है, उसके लिए हमें जो सहूलत मिलेगी हम लेंगे। एक ये माइंडसेट जो है लोगों का हमें चेंज करना होगा, बिकॉज दे आर जस्ट सो यूज्ड टू इट, वो इन सारी चीजों के आदी हो चुके हैं। एक ये चीज अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, तभी जाके सब कुछ चेंज हो सकता है। और एज अ स्टूडेंट मैं अगर मास्टर्स कर रही हूँ और अगर मैंने बैचलर्स किया है तो मैंने बैचलर्स जो भी किया है मैं घर पे नहीं बैठी, मैंने जाके जॉब की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स करते हैं, इंजीनियरिंग मतलब प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं और फिर घर पे बैठ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली द वुमेन फोर्स। दे नीड टू कम आउट एंड दे नीड टू पार्टिसिपेट, दे नीड टू डू जस्टिस विद देयर डिग्रीज। अपना पोटेंशियल उनको देना होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, जो कंपनी करप्शन भी फैला रही हो, लेकिन आप उसमें जाके अपना काम करें। तो आई थिंक द यूथ हैज टू कम आउट, उन्हीं को पूरा एक शिफ्ट लाना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारी यूथ भी जो है वो बहुत सी चीज़ों में डाइवर्टेड है, हर कोई इस चीज़ में फोकस नहीं है, सबका एक ही गोल है एंड दैट इज टू गेट अ गुड जॉब एंड देन मे बी बाय समथिंग विद इट। तो हमें अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। एक लाइफस्टाइल जो एक जापान में बहुत पॉपुलर है विच इज अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जापान जब इस चीज़ को फॉलो करता है तो वो उन लोगों के जो एक सेकंड जी, तो यूथ और सबको मिलकर अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, तो वो तो मैं समझती हूँ बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम लोग तो भी कुछ कर ही नहीं सकते इस बारे में। जब तक वो माफिया खत्म नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो सब कुछ चेंज कर देगी, आई थिंक सो। और मैं उसका पार्ट होंगी क्योंकि मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ, सो आई बी वन ऑफ देम। जी जी जी। अच्छा हमारे यहाँ यूथ ये बदकिस्मती से ये है कि यूनिवर्सिटियाँ बेसिकली जहाँ भी आप देखें, जिस भी कंट्री के अंदर देखें, बेसिकली इन सारे एक्सपेरिमेंटल का हब्स जो है यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी। और यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती है। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का काम नहीं है डिग्री लेना या असाइनमेंट या क्वेज कंप्लीट करना, बेसिकली उनका काम होता है रिसर्च और इनोवेशन। यूनिवर्सिटियाँ इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, यूनिवर्सिटियाँ जो है नई इनोवेशन लाती हैं, नई प्रैक्टिस करती हैं, नए आइडियाज़ देती हैं, नए कंसेप्ट देती हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ नौजवानों का पूरी डिग्री लेने से पहले फोकस ये होता है कि एडमिशन किसी तरह हमें मिल जाए, और उसके बाद हमारा फोकस जो मेन होता है हमारे नौजवानों का कि वो डिग्री किसी तरह कंप्लीट हो जाए और उसमें जीपीए बहुत अच्छा आ जाए।
अब वो भी मार्क्स की बेसिस पे अपने क्राइटेरिया को यानी कि ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। डिग्री लेने के बाद होता है कि जॉब्स का, कि हमें कुछ जॉब मिल जाए। और फिर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने जिस तरह की बात की कि पैसों के लिए हम ज्यादातर जॉब्स को, डेफिनेटली हर बंदे की जरूरत होती है, प्राइमरी और बल्कि नेसेसरी नीड है पैसा, लेकिन हमारे नौजवान अपनी जॉब्स को, अपनी एजुकेशन को, हर चीज को पैसे के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन वो अपनी कहीं मैंने पढ़ा था एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जो जिनकी जो है विश होती है, जिनकी जो यानी कि आपकी ख्वाहिश है, तो वही जो है आपकी जॉब भी आपका रोजगार जरिया माश बन जाए। यानी कि जो आपकी चाहत है कि आपको एजुकेशन, बिलफर्ज आपका एजुकेशन सेक्टर में काम करना आपका एम है, ख्वाब है, ये मिशन है, तो इसी में अगर आपको रोजगार भी मिल जाए, जरिया माश भी मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। तो हमारे नौजवान बेसिकली जो है कहते हैं जो जॉब्स मिल जाए। आज मैं इंटरव्यू कर रहा था, तकरीबन 24 लोगों के इंटरव्यूज किए, शॉर्ट लिस्टेड किए हुए थे। एक यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी, तो वहाँ अक्सर बच्चों ने अपने सीवीज में वो चीजें डाली हुई थी जो चीजें जो काम नहीं आता था। तो उनसे मैंने दो तीन लोगों से क्वेश्चन किए, यार ये चीजें क्यों डाली हुई जब आपको नॉलेज नहीं है? उन्होंने कहा किसी बेस पे तो जॉब मिले ना यार। तो ये उनका जवाब था। अब हम अगर अपने उस काम का इब्तिदा ही, स्टार्ट ही झूठ से करेंगे, गलत बयानी से करेंगे, धोखाधड़ी से, तो हम अपनी लाइफ में, किसी की लाइफ में चेंजिंग तो ला नहीं सकते, अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग करेंगे? और फिर हम वॉलंटरीज That's काम true. को नहीं फोकस करते, क्योंकि जब हम किसी को खुद से दे नहीं सकते तो लेने की कैसे तो करें? क्योंकि मैं अगर आपको अपना टाइम नहीं दे सकता, या मैं आपको कंसल्टेंसी अगर फ्री में नहीं दे सकता, तो मैं आपसे कैसे तवक्को करूं कि आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करें या आप मेरे लिए इम्पैक्टफुल हों? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूथ के माइंडसेट की अगर बात की जाए, आपने देखा भी होगा, खुद भी सर्विस प्रोवाइड की, और इसको हम किस तरह से अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं कि हमें ये नहीं कि पैसे के लिए नहीं काम करना, पैसा हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें जो है उस प्रॉब्लम को, एंटरप्रेन्योरल टेक्ट है, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काम करना है, ताकि वही चीज़, पैसा हमारे लिए प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी चीज़ बन जाए, और वो हमारा जो ख्वाब है जी, वो तकमील हो जाए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड जो है ना वो एक शिफ्ट ले रही है, एंड दैट इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन एंड एआई की तरफ। मतलब एक study है where in 10 years people will lose their jobs because of artificial intelligence, and all the computers all will take over basically. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डिजिटल अभी जो कंपनीज हैं और जो डिजिटल स्टार्टअप होंगे उन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को ट्रेन जरूर करें जो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ स्किल जरूर सिखाएं। इसी वजह से मैं आपकी कंपनी को रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने, मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं डिजिटल से, लेकिन मैंने इंटर कंप्यूटर साइंस में किया है, लेकिन दैट डजंट काउंट एज अ प्रोफेशनल डिग्री। लेकिन आपकी कंपनी को मैं इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने एज अ डिजिटल कंपनी अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को, कंटेंट आइडेंटिफाई और डिजिटल साइड की चीज़ों में कुछ ट्रेनिंग की। आई थिंक अ गुड इनिशिएटिव। आप बहुत, अगर काफ़ी कंपनी ऐसा करें तो आई थिंक बहुत से लोगों के पास ये स्किल्स आ सकते हैं, तो जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं कुछ लोगों को कंप्यूटर स्किल्स हो गए। तो आई थिंक कंपनीज को ये आप डिजिटल की तरह एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इंटर्नशिप एटलीस्ट प्रोवाइड करें, where they provide 6 weeks internship or training programs for the skills of digital computers and all these things for digitalization। उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि बाकी जो डिजिटल कंपनीज है ना, तो उनको ये जरूर करना चाहिए जो आपने किया, जैसे आपने मुझे चांस दिया, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो पब्लिक में फील्ड ही अलग है। तो मैं तो एज अ टीचर थी, नाउ आई एम डूइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So, but I took on this opportunity where I got to learn more about digital skills and everything. So, बहुत सी कंपनीज को, डिजिटल कंपनीज को जरूर करना चाहिए। I really appreciate your company and your will to make everyone have this skill of these digital skills। लेकिन अगर कुछ होता नहीं है तो उनके पास ये स्किल तो होगा कुछ करने
हेलो। अच्छा किंतु हमारा एक और मेरे ज़हन में ये आपका सर आंसर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बीच में बहुत मेरी खड़खड़ हो रही है। आवाज़ आप सुन पा रही हैं? बीच में बहुत खड़खड़ हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा आप सुन किसी का पा माइक खुला हुआ है। रही हैं? नो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये वीवो समवन इनका माइक खुला हुआ है। अब अगर देखें तो आ रही है? नहीं, बहुत खड़खड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही एको हो रहा है। काइंडली क्लोज द माइक एवरीवन। हेलो। एक्चुअली ये मेरी वजह से नहीं हो रही, एक्चुअली हमारे किसी काइंडली पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक म्यूट कर दें अगर, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। हमारे हॉस्टल में अच्छा मुझे रिमूव करना पड़ रहा है बदकिस्मती से कुछ दो पार्टिसिपेंट्स को। कैसा ये आवाज़ अब कुछ बेहतर हुई है मेरी आवाज़? हेलो अब आवाज़ बेहतर हुई है मेरी? हेलो। जी जी आवाज़ बेहतर हुई है। हेलो। हेलो, यस सर, आई कैन हियर यू नाउ। यस। अच्छा मेरा ये एक सवाल था इस हवाले से कि आप जिस पे डिटेल के साथ बात कर रही थी स्टूडेंट्स के हवाले से फिर इंटर्नशिप के हवाले से, बेसिकली जहाँ भी हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं या इस तरह का काम कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारा सीखने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम इम्पेक्ट क्रिएट करें। आपने अगर 8 मंथ्स सर्व किए हैं तो इन चीज़ों को जो है कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगी, जब तक जहाँ जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन करेंगी तो उस वक़्त तक मेरे ख़्याल में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती। तो हम अगर आप अगर एक मैसेज दें बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, आप जब जॉब की तरफ जाएँगी तो जो जॉब सीकर्स हैं स्पेशली या नौजवान हमारे जो इंटर्नशिप करना चाहेंगे, उनके लिए मैसेज कि वो किस तरह से लर्न करें, किस तरह से सीखें और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन को टाइम दें। फिर हमारे यहाँ एक जो मेन इश्यू ये होता है कि हम आपने जो कहा ना कि ये वो चीज़ें हमें सिखाएं, जो चीज़ें डिजिटलाइज नहीं की, जो चीज़ें हम नहीं करना चाह रहे थे, जो चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन हमें बहुत यानी कि इम्पैक्टफुल स्किल्स वो डेवलप हो गई। बेसिकली अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर सलाहियतें दी होती हैं, सलाहियतें पहले से होती हैं। तो फिर सिक्सटी ये कि आपने डिग्री ली है, जब एजुकेशन ली है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको स्किल्स को बहुत सारी दी हुई हैं। उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन स्किल्स को हमने जो है ढूंढना होता है, पॉलिश करनी होती है। पहले तो हम तलाश करें कि कौन कौन सी स्किल्स हमारे एवरेज में हैं, सर्च करें और फिर उनको जो है हम यूज़ करें कि उनको किस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवान बहुत सारी चीज़ें काम आ रहे होते हैं, बदकिस्मती से उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या क्या आता है। वो उनको खुद के बारे में नहीं पता। जिस तरह आपने बीइंग अ स्टूडेंट होते हुए टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर तो आपने 1 घंटे की डिटेल के साथ बात की, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बदकिस्मती से यूएजी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने वर्कशॉप करवाई है, सेमिनार करवाए हैं, तो वहाँ 1 मिनट स्टूडेंट बोल नहीं पाते। यानी कि जो अपने बारे में 1 मिनट नहीं बोल पाता तो वो मुझे और आपको या हमारे माशरे को क्या चेंज करेगा। और अगर मास्टर लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट, अगर कोई कैंडिडेट 1 मिनट अपने लिए अपने बारे में नहीं बोल पाता, तो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कंपनीज तो ये सोचती है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं किसी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप प्लीज़ 1 मिनट में या 90 सेकंड्स में मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और वो 90 सेकंड से पहले अगर अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है कोई बंदा, तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूँगा कि वो
यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे इदारे को रिप्रेजेंट करेगा, अच्छा बोल पाएगा। और फिर क्योंकि कम्युनिकेशन, हमारे स्टूडेंट यूथ जो हैं वो डिग्री तो ले लेते हैं, ये बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स नहीं होती, स्किल्स होती हैं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। यानी कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, नॉट प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल और एकेडमिक एजुकेशन का एक गैप है। फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की साइड्स पे है जो कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स नहीं दी जाती, और जहां सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन पे बात होती है, टेक्निकल स्किल्स नहीं होती। तो यहाँ हमारा जो गैप आ रहा है, तो उस गैप को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे दारे, और फिर जो हम बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसी सिस्टम, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम जाके बाहर पढ़ लें या कोई, हमने अगर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी दायरे के अंदर पढ़ना है, तो हम किस तरह से अपनी स्किल्स को डेवलप करें कि हमारी जो वो वीक पॉइंट है वो जो है प्लस पॉइंट में चेंज हो जाए, और वो हमारे फेलियर्स जो हैं सक्सेस की तरफ मूव हो जाए। जी, आप बोल सकती हैं। आपका माइक अनम्यूट है। सॉरी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सही। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा जो करिकुलम है ना, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। उसको स्पेशली यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट बेस्ड एक लर्निंग होती है, वो अगर करवाई जाए तो उससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है। हमारा यूजुअली थियोरेटिकल होता है, पेपर भी जो होता है, हमारी जो इवैल्यूएशन होती है वो भी थियोरेटिकल होती है, पेपर में लिखकर आपने पेपर देना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे टास्क दिए जाएं स्टूडेंट्स को जिसमें उनको दूसरों से जाके कन्वर्सेशन करनी हो, इंटरव्यूज लेने हो, उनको जब वो चीज़ एक प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको जब इवैल्यूएट किया जाएगा ना, तो वो एक उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होगा वेयर दे विल बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, आपको शाइनेस अपनी खत्म करनी होगी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। वो चीज़ खत्म करने के लिए यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। आप या तो मेरे को नहीं, आपको कोई भी जॉब मिल रही है, आप वो जॉब करें। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और आपको कहीं पे जॉब करने का मौका मिला, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 आवर्स अ डे, 3 आवर्स अ डे, आप वो जरूर करें। उससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आपको दूसरों से बात करनी आएगी। अब दूसरों से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि आपके बोलने से आपको फायदा नहीं हो रहा है, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। आपको फिर ऐसी लर्निंग, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी कि जिससे आपको भी फायदा और सामने वालों को भी फायदा। तो ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन के थ्रू हो सकता है, जो एक बिल्डिंग की तरफ जा सकता है। देखिए, अब हमारी जो सिचुएशन ऐसी है कि सब ऑनलाइन हो रहा है, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग, स्टेइंग एट होम, उसके लिए एक लाइफ चेंज होगा जो टाइम के साथ आएगा, और वी हैव टू एडजस्ट टू दैट। और उसमें घर में ही रहते ही आपको ये स्किल्स डेवलप करने होंगे। यू कैन डू दैट थ्रू मैनी थिंग्स। बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सी वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिनके लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो आप घर पे भी कर सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हैविंग फुल एक्सपीरियंस और हैविंग रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। इसके लिए आपको पब्लिक से ही डील करना पड़ेगा, तभी आपको स्पीकिंग आएगी, वरना आप घर पे लेकर अपने घर वालों से बात करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। पीपल हैव टू कम आउट ऑन देयर ओन। उनको खुद से बाहर निकलना होगा फॉर दिस, अच्छा जी, फॉर दिस हम डेवलपमेंट। अब सेशन के अख्ताम की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ कि डिस्कस करें। एक तो हमारा ये कि हमारे कुछ इंटर्न्स हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में 24 के आज इंटरव्यू हुए हैं, उनमें से भी कुछ लोग सुन रहे हैं, और कुछ हमें रिसेंटली 1 से 2 वीक के अंदर ज्वाइन करना जा रहे होंगे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो भी शायद सुन पा रहे हों। और उन तक हम ये वीडियो शेयर करने की कोशिश भी करेंगे कि आपके एक्सपीरियंस को देख के हमें ज्वाइन करें, कि हमारे बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आज जो एक जी बड़ी प्रॉब्लम देखी कि हमने उन सब जिन लोगों के इंटरव्यू हैं उनको पहले से अपना सारा डिटेल्स शेयर किए, उसके बावजूद बदकिस्मती से किसी एक ने भी, हमें पढ़ा नहीं हुआ था, हमारे बारे में जान नहीं रहा था कि हम हैं क्या है, हम कर क्या रहे हैं। हालांकि स्किल्स उनकी ज़्यादातर 80% हमारे साथ कनेक्ट हो रही थी, आईटी के, मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये मुझे बहुत
अजीब लगा कि हमने कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती अपना डेटा कि आप हमारे बारे में पढ़ें, पहले सर्च करें और फिर हमारे साथ काम करें। हमने उनको जो है जब ईमेल्स की हैं तो ईमेल्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और उनको हर एक को इंडिविजुअली जो है डेटा प्रोवाइड किया है कि आप हमारे बारे में पढ़ें कि आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, हमसे क्या लर्न करेंगे, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर किसी ने हमारे बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा तो अफसोस होता है कि वो उसके बगैर ज्वाइन करने हमें आ रहा है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बारे में पता नहीं है हम अच्छे कितने हैं या बुरे कितने हैं। तो ये इसके बारे में कुछ आप गाइडलाइन अगर आप 8 वीक के एक्सपीरियंस को या पास्ट एक्सपीरियंस को क्या दे सकते मेरी इंटर्नशिप को तो है ऑलमोस्ट एंडेड। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी लोगों को कि 360 डिजिटलाइज एक आईटी कंपनी है और जिनके कुछ एरियाज हैं जिनमें वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप पीरियड प्रोवाइड करते हैं, विच इज वन इज कंटेंट राइटिंग, one is graphic designing, or another could be social media marketing. इन चीज़ों में कंपनी स्पेशलाइज करती है इन ट्रेनिंग स्पेशली. So if you are looking for internship, if you are looking for something to learn at home, especially in these areas, then the company is for you. The company will train you very well, and company को जानना बहुत ज़रूरी होता है. So आप questioning is very is always available for you. वो हमेशा आपको आंसर करेंगे और इन द टीम इज़ वेरी नाइस. वो पूरी टीम ही आपको जब भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल आपको आपकी जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हैं. और टास्क बारे में ये नहीं कि आपको टास्क दीजिए तो खत्म. आप टास्क के बारे में जितने आपने सवाल पूछने हैं, आपने जितना पूछना है, आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, आप जितनी दफ़ा पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. यूजुअली हमें टीचर्स कहती थी कि आप मुझे 100 दफ़ा सवाल करिए तब भी मैं आपको आंसर दूँगी. तो कंपनी का एनवायरनमेंट भी ऐसे ही है, बेसिकली एनवायरनमेंट भी ऐसे ही है. You can ask them, you can question them anytime you want for your task and everything. और इंटर्नशिप बहुत ही मतलब ऐसा इंटर्नशिप पीरियड है where you won't feel like oh को इग्नोर कर रहे हैं. ऐसा नहीं, वो आपको पूरा टाइम देंगे, आपको पूरी पूरा फोकस देते रहेंगे कि क्या आपकी जो है वो सही जा रही है नहीं. So it's a really plus point for this company, and I hope कि you won't have any challenges. जी, जिससे जिस तरह आपने बात की कि टाइम सवाल पूछने की आज़ादी डिफरेंट हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारी, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा, बहुत सारे इदारों के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। हत्ता कि हमारा पार्लियामान हाउस जो है कौमी असम्बली है, जो सूबाई असम्बली से सेनेट है, वहाँ जो सवाल करने की जगह है तो वहाँ भी इतना अलाउ नहीं, माइक म्यूट कर दिया जाता है जो असम्बली मेंबर जो है बात कर रहा है। बेसिकली वो दायरा ही ऐसा है कि वहाँ सवाल ही किए जाएं और उनके सोल्यूशन ढूंढे जाएं, क्योंकि जिसको हम लाखों वोट देते हैं, अगर एक एमएनए एमपीएस 5-5 लाख वोट लेके आता है और वो बेसिकली 5 लाख वोट लेने का मतलब ये है कि वो 40 लाख फैमिलियों का, लोगों का जो है नुमाइंदा है, तो उसका माइक अगर अनम्यूट कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ी और बड़ा अलमिया नहीं हो सकता। और बदतमीजी से वो ट्रेंड जो है हमारी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सेक्टर तक आ जाता है और फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ज्यादातर स्टेट कल्चर है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो वहां भी कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट या एग्जीक्यूटिव इज अथॉरिटी। ये दो सेंटेंस मुझे बार बार बहुत सारी जगहों पे सुनना पड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लीडरशिप की हमारे जो ओनर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के या एग्जीक्यूटिव की जो लोग हैं डिफरेंट इदारों के अंदर, वो बेसिकली जो है यानी कि वो कहते हैं कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। मैं रिसेंटली कुछ 6 महीने पहले एक यूनिवर्सिटी में विजिट किया। उस यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट था, स्टूडेंट वेलफेयर एंड प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट था, उसकी डायरेक्टर के गेट पे जो नोटिस लगा हुआ था वहां लिखा हुआ था स्टूडेंट आर नॉट अलाउड। देखें आप कि स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है, यानी कि वो स्टूडेंट प्लेसमेंट सेंटर है और स्टूडेंट को सपोर्ट सेंटर है, और वहां स्टूडेंट अलाउ नहीं है तो उनको सपोर्ट आप कैसे करेंगे? मेरा ये सवाल हुआ। मैंने उस डायरेक्टर साहिबा से, खातून थी वो, उनसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा अगर आप ये अभी रिमूव नहीं करेंगे हम आपके साथ काम नहीं कर। बहुत गवर्नमेंट हमारा फेडरल गवर्नमेंट का दायरा था और माशाल्लाह मैंने दिल में ये सोच रहा था कि यार मैं इतने बड़े दायरे के साथ ऐसी बात कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ जो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो उसकी एक हिस्ट्री है एक, लेकिन उन्होंने रिमूव किया। उन्होंने कहा स्टूडेंट आके मेरे रूम में एसी की वजह से बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे रूम में एसी है, बाहर एसी नहीं होता, तो मुझे तंग करते हैं। लेकिन मैंने कहा ये नोटिस आप नहीं लगा सकती, क्योंकि बेसिकली आपको जो जॉब और सैलरी मिल रही है स्टूडेंट्स के लिए मिल रही है कि उनको फैसिलिटेट वही चीज। करें, और आपने लगाया हुआ कि स्टूडेंट आर एग्जैक्टली। नॉट अलाउड। लेकिन माशाल्लाह वो हमारी एक बहुत जबरदस्त हेल्प ही उसके बाद उन्होंने की, उन्होंने बहुत जबरदस्त हमारे साथ काम किया, इम्पैक्टफुल। और माशाल्लाह वो बहुत ग्रेट लेडी उसके बाद हमारे लिए साबित हुई। लेकिन कुछ हमारे, क्योंकि उन्होंने भी एनवायरनमेंट से सीखा होगा, आसपास के बाकी लोगों को, डायरेक्टर साहिबान के गेट पे देखा होगा कि वो नोट्स क्या लगाते हैं, उन्होंने भी लगा दिया। और वो हमारे आर्म फोर्स के दायरे से वाबस्ता थी, तो इस तरह की चीजें जहां आती हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता जी है। और हम एक इम्पैक्ट, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेक्टर में, तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एसडीजी नंबर 16 है यार, जिसमें पीस जस्टिस की बात होती है। उसमें पीस जस्टिस उस वक्त जी तक कायम नहीं हो सकता कि जब तक आप किसी की आवाज को सुनेंगे नहीं, जब तक आप आवाज जब तक दबाना शुरू करेंगे तो आप पीस और जस्टिस नहीं डेवलप कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में बदकिस्मती सही से बात। कुछ ईयर्स पहले बहुत बदमनी थी, रेंजर्स और मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अमन किया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इसके बाद जो हमें टेबल टॉक के जरिए और डायलॉग के जरिए पीस एंड जस्टिस डेवलप करने की जरूरत है। तो इस पे मेरे ख्याल से आपने तो पहले बात कर दी, तो हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और इस पे जो है हमें डायलॉग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा कंटिन्यू करना होगा। अच्छा किंजा में अब हम सेशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे। जी तो हमारे सेशन से पहले मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का, जो हमारे सेशन का पार्ट बने, बदकिस्मती से मुझे 2 से 3 लोगों को रिमूव करना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें। तो यकीनन वो फेसबुक पे हमें सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक जी पे अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बाद में सुनेंगे और देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, और उन सब का थैंक्स। और फिर उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन था, मैंने शुरू में हाईलाइट किए थे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट। इस वक्त पिछले 3 दिन से हम न्यूज सुन रहे हैं कि कराची के हॉस्पिटल्स में जो है जगह कम पड़ रही है लोगों के लिए, और आज तक हम सीरियस नहीं हो रहे कि कोरोना असली है या नकली है, और फिर क्या ये फेक न्यूज है, जी क्या सीरियस है, अभी तक हम सीरियस नहीं हुए हैं। और फिर हम जी कभी क्या इसके बारे में कह रहे हैं। अब हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन बंद है, 196 यूनिवर्सिटी बंद है, पूरे पाकिस्तान का एकेडमिक सिस्टम बंद है, हमारी माशियत बैठ चुकी जी है, हमारे लाखों लोगों के रोजगार जा चुके हैं, जो गवर्नमेंट खुद कह रही है 1.5 2.5 करोड़ लोगों की जॉब्स जो हैं जा चुकी होंगी अगले 3 महीने में, और 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों की जॉब पहले ही जी जा चुकी हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और फिर जो है हम कह रहे थे कि भूख और अफलास से मर जाएंगे लोग अगर बहुत ज्यादा अरसा हमने बंद किया, लॉकडाउन रहा। लेकिन ईद के दौरान हमें देखने को मिला कि भूख और अफलास के बजाय केएफसी, मैकडोनल्ड, इस तरह के दारों के आगे लंबी लाइनें लगी हुई थी फूड्स खरीदने के लिए, और शॉपिंग मॉल्स में बहुत ज्यादा रश था, वहां छोटे छोटे बच्चों को लेके जाया जा रहा था। और ईद के बाद सूरत हाल हुई भी काफी ज्यादा खराब, और हम हर जगह गवर्नमेंट पे तनकीद समझते हैं। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिविल एक्टिविस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, क्योंकि एजुकेशन में भी आप सर्व भी कर रही हैं, सीखने के साथ साथ अपनी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शहरी होते हुए आप क्या सजेशन देंगी, और इसमें आप अपनी क्या आज़ाद राय रखती हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। शायद आपके कुछ फॉलोअर्स हों, कुछ आपके जानने वाले हों, उनको मैसेज पहुंच सके। और हम प्राइवेट एंटिटी हैं, किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे के लिए नहीं काम कर रहे, मैं और आप आज़ाद हैसियत से काम कर रहे हैं, तो हमारे मैसेज को शायद कुछ लोग आज़ाद हैसियत से जान सकें, वो लोग जो अभी तक इस शक का शिकार हैं कि कोरोना असली है या नकली है। दुख होता है देखकर कि अभी आज की ही न्यूज में था कि पाकिस्तान का जो कोरोना केसेस हैं वो इटली और स्पेन को पीछे छोड़ चुके हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन के उन्होंने थोड़ी सी नरमी की है, इस हिसाब से लोग समझते हैं कि कोरोना जा चुका है। बहुत दुख होता है देखकर कि लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। रिसेंटली अभी मेरी फ्रेंड्स के फादर को कोरोना हुआ था, तब मुझे भी हिट लगा था कि ओ दिस इज एक्चुअली ट्रू, इट्स रियली हैपनिंग। देखिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टार्टिंग से ही, मेरे तो घर में ही सबने इतना सीरियस लिया इसको, हम लोग तो घर में ही रहे।
लेकिन मैं देख रही हूँ, आप अगर आप किसी इमरजेंसी से बाहर जा रहे हैं तो आप देखेंगे लोकल सीढ़ियों पे लोग गैदरिंग बना के बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, कार्ड्स खेले जा रहे हैं. दिस बिहेवियर रियली नीड्स टू, पीपल नीड्स टू रियली थिंक अबाउट अदर्स नाउ. सिर्फ आप बोर नहीं हो रहे हैं, घर में सब हो रहे हैं, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना होगा. जब तक आप सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे क्या? तो डेली जस्ट थिंक बिफोर, क्योंकि कोरोना वायरस का ना तो कोई इलाज है, ना तो उसकी कोई वैक्सीनेशन आने का कोई अभी चांस है, कोई मतलब वो नहीं है. ऊपर से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हम ऐसी, हमारी इकोनॉमी ऐसी कि हम इसको उस तरह बैटल नहीं कर सकते जिस तरह जो डेवलप कंट्रीज कर रहे हैं. तो हमें तो और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि बिल्कुल भी बाहर ना जाए, बिल्कुल भी लोगों से ना मिले. आप अगर किसी से आपसे बात करनी है तो आप सिर्फ फोन पे बात करें. इट्स बेटर कि यू डूइंग देम अ फेवर, यू डूइंग योरसेल्फ अ फेवर. आप किसी को फेवर नहीं कर रहे घर में बैठ कर, आप अपनी जान बचा रहे हैं और दूसरों की बचा रहे हैं. तो आई थिंक पीपल शुड जस्ट नीड टू स्टे एट होम. और जहाँ तक बात है लोगों की जॉब छोड़ने की, इसका एक ही हल है, वो ये है कि हमारी जो हायर कम्युनिटी है, जो हमारी हायर क्लासेस हैं, वो चैरिटी दें, वो डोनेशंस करें. उनको ये काम करना होगा, क्योंकि दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द सॉल्यूशंस इन इस्लामिक वेज कि पॉवर्टी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं. तो आपको ज़कात देनी होगी, आपको चैरिटी करनी होगी, तभी जाती है चीज़. तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों को उस मुसीबत में काम आए. तो एक ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि गिव चैरिटी, टेक केयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में भी सोचें, चैरिटी दें, ज़कात दें, जो कर सकते हैं आप, जितना भी आपके हाथ में आप करें. ऐसा नहीं है कि दूसरों का आप नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत दें. और दूसरों का भी सोचें इस बारे में, सिर्फ आपकी हेल्थ के ऊपर बात नहीं है, दूसरों की हेल्थ भी है. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कोरोना का टेस्ट तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आप घर पे रहें और इस चीज़ को दूसरों के बारे में रख के ज़्यादा सोचें इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ. जी, आज का इसी के साथ-साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। उससे पहले मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोगों ने सुना, देखा, जाना हमारे इंडियन फेलो को किन्ज़ा के बारे में। आप डिटेल के साथ सुन भी पाएँगे और अगर आपको कुछ भी पॉज़िटिव लगता है, इम्पैक्टफुल लगता है हमारे इस पूरे 1 घंटे के सेशन में, तो किन्ज़ा के साथ अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी सेशन के हवाले से या जॉब्स के हवाले से या इनकी खिदमात, इनकी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, तो इनका ईमेल हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इनकी पूरी डिटेल में वीडियो मौजूद है. वहाँ इनका ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल करें इनको, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगी और सर्व करने की कोशिश करेंगी किसी भी हवाले से जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इनकी लर्निंग है उस हवाले से. और ज़रूर सोसाइटी की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ जहाँ तक इनका एक्सपीरियंस है वहाँ बेटरमेंट के लिए इनकी खिदमत अवेलेबल होंगी. किन्जा आपका कोई लास्ट मैसेज हो तो वो आप कन्वे कर दें और फिर हम सेशन को ख़त्म कर दें. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है आई गेस. एंड मेक श्योर यू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप फॉर किसी डिजिटलाइज. इनका फिर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा इंटर्नशिप का. मेक श्योर यू ग्रैब वन ऑफ द सीट्स एंड गुड लक टू थैंक यू, एवरीबॉडी. खुदा हाफिज़. किन साहब बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करते हुए और बहुत ही डिटेल में हमने किया. 8 वीक का हमारा एक स्ट्रांग रिलेशन था. वो आई होप कि हमारा ये रिलेशन बहुत आगे तक चले और कंटिन्यू हम एक दूसरे को सर्विसेज अपनी से सर्व करते रहें और अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इम्पेक्टफुल क्रिएट मैसेज क्रिएट कर पाएँ, कोई इम्पेक्ट क्रिएट कर पाएँ, कोई बेटरमेंट में अपना रोल एज अ इनफरादी हैसियत से और एज अ इंडिविजुअल फॉर्म में जो है क्रिएट कर पाएँ, जो हमारा हिस्सा है. क्योंकि मैं और आप या कोई भी एक पार्टी या इंडिविजुअल होता है तो उसका एक छोटा सा किरदार होता है. कतरों से दरिया बनते हैं और दरियाओं से समुंदर. तो हम अपने हिस्से का काम कर पाएँ तो हमारी इंशाल्लाह इस तरह से कोशिशें जारी रहेंगी. खुदा हाफिज़. ओके. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.